स्टूडेंट्स, जय हिंद। जय हिंद स्टडी ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज 2 में जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी थी। सेल क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल के पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ सेल। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के भाग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा इसे, सेल को, कि सेल के बहुत सारे पार्ट्स आपने सुने होंगे। जैसे सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। तो आज हम इस पार्ट्स ऑफ सेल में इन्हीं पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पार्ट्स ऑफ सेल में जो सबसे पहला पार्ट देख रहे हैं वो सबसे पहला पार्ट है हमारा सेल वॉल का। सबसे पहला पार्ट है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल जिसे हिंदी में बोला जाता है कोशिका भित्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो देखो, सेल वॉल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज फाउंड इन प्लांट सेल का, कि यह सिर्फ किसमें पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है या पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल जिसे हिंदी में क्या कहा, कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जैसे हम एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं इसका। जैसे देखिए, एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं जनरली। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में प्लांट सेल का है। प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको यहाँ पे स्टार करके बता दूंगा। तो आप उसको साथ साथ में नोट करते भी जाइए ताकि आप लोगों के नोट्स भी प्रॉपर बनते रहें और इन्हीं नोट्स का आप बार बार रिवीजन करिए। तो आप लोगों के लिए बायोलॉजी पढ़ना ज़्यादा टफ नहीं होगा, ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर लाइन जो लिखी इसको समझिए, इट इज़ फाउंड इन प्लांट सेल, मतलब यह सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है कि। और इसको क्या बोल रहे हैं हम, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। फिर कोशिका के अंदर एक दूसरी लेयर होती है अंदर, प्लांट सेल में, ये
इसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोला जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेल वॉल रेड वाली, और ये जो ब्लैक वाली है ये हमारी हो गई क्या? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब देखिए यह केवल पादप कोशिकाओं में मिल रही है, यानी कि जो सेल वॉल है ये सेल वॉल किस में अब्सेंट रहेगी? तो ये एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, इसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है, यानी कि नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है क्या? कि सेल वॉल किस में नहीं पाई जाती है? तो सेल वॉल यहाँ पर किस में नहीं पाई जाती है? तो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है ये सर किसकी बनती है या किसकी बनी होती है? ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? तो देखिए ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेलुलोज की। ये जो सेलुलोज है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कि ये जो सेलुलोज है ये एक प्रकार की शर्करा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेल वॉल, सेल वॉल क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है सर? ये प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सर ये जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है? तो यहाँ पे दिख रहा है सेल वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो होता है ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा है ना। आप लोगों ने शर्करा पढ़ी होगी, 3 टाइप की होती है, एक डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये 3 टाइप की शर्करा हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि सेलुलोज जो कि एक प्रकार की शर्करा है ये किस टाइप की शर्करा है? डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है या फिर पॉलीसेकेराइड है? तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पॉलीसेकेराइड है। कौन सी शर्करा है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि सर ये जो सेलुलोज है ये क्या है? तो ये एक प्रकार की शर्करा है। कौन सी शर्करा है? तो सर ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? प्लांट यानी कि पादप का हार्डेस्ट पार्ट, प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट। तो प्लांट सेल का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, याद रखना प्लांट सेल के हार्डेस्ट पार्ट को बोला जाता है सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं हम हार्डेस्ट पार्ट को? सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये वाला बन गया आप लोगों का कि प्लांट के हार्डेस्ट पार्ट को क्या बोला जाता है? तो प्लांट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। अब ये हार्ड क्यों होता है? तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है सेल्यूलोज जो हार्डेस्ट होता है ये होता है डेड। डेड मतलब मृत होता है, सूखा होता है काम, है ना। इसलिए होता है क्योंकि
इस सेलुलोज में जो वाटर होता है, पानी होता है, ये होता है 0%। 0% है यानी कि वो कैसा है, डेड है, यानी कि मृत है। इसलिए कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हार्डेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार कर रहा हूँ, तो आप लोग उन क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये याद रखिएगा कि ये जो सेल वॉल है ये किस में पाई जाती है, तो सेल वॉल है ये प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना कि सर एनिमल सेल में कौन सी मेम्ब्रेन absent होती है, तो एनिमल सेल में ये सेल वॉल क्या होता है, absent होता है। तो आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन ये वाला याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो तीसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि प्लांट का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर भाग होता है, उस पार्ट को क्या बोला जाता है, सेलुलोज, यानी कि हार्डेस्ट पार्ट यानी कि सेलुलोज। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए ये आपके चार क्वेश्चन, एक तो सेल वॉल से प्लांट सेल में पाई जाती है, सेकंड क्वेश्चन जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है, absent होती है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का ये रहेगा कि ये जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है कि। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा कि जो सेलुलोज है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, परंतु किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट के भी टाइप्स होते हैं, डाइसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये पॉलीसेकेराइड टाइप का है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि प्लांट का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है सेल का, वो कौन सा होता है प्लांट का, तो वो होता है सेल्यूलोज। क्यों होता है, क्योंकि सर वो डेड होता है। क्या होता है, वो डेड होता है। क्यों डेड होता है, क्योंकि सर उसमें वाटर जो होता है वो 0% होता है। आई थिंक आपको सेल वॉल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते चलिए, जहाँ जहाँ पर मैं स्टार कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चंस को आप प्रेफरेंस सबसे पहले देना, ताकि आप लोगों को जब आप का एग्ज़ाम रहे तो पढ़ने में आसानी रहे, हम जल्दी से उसको फिर याद कर सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो, या फिर आप लोगों का कोई प्रश्न रहे, कोई क्वेरी रहे, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ सेल में आगे के पार्ट का डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो आगे का पार्ट है सेकेंड पार्ट, वो सेकेंड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। अभी तो हमने सेल वॉल के बारे में बात करी थी। अब जो सेकेंड पार्ट है इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये आपका सेल का सेकंड पार्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किस में पाई जाती है। अभी अपन ने देखा था कि जो सेल वॉल थी ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती थी, प्लांट सेल में। परंतु जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, ये दोनों में पाई जाती है, यानी कि इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल बोथ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल।
प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब कि यह पादप कोशिका, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, इट इज फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये किस किस में पाई जाती है? तो सेल मेम्ब्रेन आपकी पादप कोशिका साथ साथ में जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। अब यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो चलिए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए, वापस से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम सेल का। ये आप लोगों की सेल, ठीक है। चलिए, देखें ये जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाली लेयर है ना। अब ये देखिए, इसको तो आप लोगों ने क्या कहा था, इसको हम बोल रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, और ये जो सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये आपकी हो गई कोशिका भित्ति, वॉल यानी भित्ति, और यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन्स यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। मतलब दोनों में पाई जा रही, मतलब यह पादप कोशिका में भी पाई जा रही है और साथ साथ में यह जंतु कोशिका में भी पाई जा रही है। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि प्लांट सेल और दूसरा मैं लिखूं एनिमल सेल। एक जगह लिखा मैंने प्लांट सेल और दूसरा लिखा मैंने एनिमल सेल। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, पादप कोशिका, और एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोला जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको तो हम बोलते हैं सेल वॉल। आउटर कवरिंग को क्या बोला हमने, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल की इनर कवरिंग मेम्ब्रेन, तो किसे बोला जाएगा? ये आपकी एक प्लांट सेल है, दोनों में मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको एक बार आप लोग अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आसानी से तो समझ में नहीं आता, पर मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये एक बार में ही पढ़ो, एक बार आप नोट्स बनाओ और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग लेयर है उसको क्या बोला हमने, सेल वॉल। और जो इनर कवरिंग है, इनर कवरिंग अंदर वाली, ये बाहर वाली है, इसको तो सेल वॉल बोलते हैं हम। और इनर वाली है, इस इनर वाली को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में आउटर तो होती है सेल वॉल और इनर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। परंतु यहाँ पर एनिमल सेल की यदि हम बात करें
तो एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग, तो आप लोग सोच के बताइए आउटर कवरिंग कौन सी है। तो देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि एनिमल सेल जो होती है, इस एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है, अब्सेंट होते हैं, मतलब सेल वॉल तो होती नहीं। तो एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, बस यहीं पर आप लोगों को समझना था, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। वापस से एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो सर ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। बाहर वाली को हमने क्या बोला, बाहर वाली को हमने बोला सेल वॉल, और इसके अंदर वाली जो थी, अंदर वाली को हमने बोला सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्लांट सेल की और एनिमल सेल की बात कर रहे थे। तो प्लांट सेल में आउटर कवरिंग यानी बाहरी, बाहरी कौन सी होगी, सेल वॉल, और इनर कवरिंग कौन सी होगी, तो इनर कवरिंग कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि सर सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जा रही है, प्लांट में भी पाई जा रही है और एनिमल में भी पाई जा रही है। और एनिमल सेल जो है, तो आप लोगों को पता है एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल तो एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं है, मतलब कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से हम फैक्चुअल्स क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज। तो किसके द्वारा सेल मेम्ब्रेन खोजी गई थी सेल में, तो वो खोजा गया था कार्ल नेंगर के द्वारा। आप इनका नाम याद रखिएगा, कार्ल नेंगर। ठीक है, कार्ल नेंगर ने सेल मेम्ब्रेन की खोज करी थी, कार्ल नेंगर। ठीक है, अब सर इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता हैगा, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है ऐसा। तो देखिए हमारी सेल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सेल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैंगे, है ना। अब इस सेल मेम्ब्रेन का सेल में काम क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि बाहर से सेल के अंदर कोई खराब चीज़ ना आए, और सेल के अंदर से सेल के बाहर कोई अच्छी चीज ना जाए। इसको आप लोग कैसे समझोगे, तो ऐसे समझो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो इस सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्शन का। किसका काम होता है, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल को बाहर से, जैसे कोई सी खराब वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आ गया, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, इनको अंदर आने नहीं देती है कि अंदर आएंगी तो सेल के दूसरे कंपोनेंट को क्या करेंगी, ये डैमेज करेंगी। सेल को डैमेज करा तो पता है आप लोगों को, यदि सेल को डैमेज करा तो टिश्यू डैमेज होंगे, और यदि टिश्यू डैमेज हुए तो हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन मतलब हमारे अंग, हाथ पैर कान नाक गला, और ऑर्गन खराब हुआ तो हमारा क्या खराब हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम खराब हो जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम यदि खराब हुआ तो क्या, ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारी बॉडी बनती है, यानी हमारा शरीर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना बहुत चल रहा है भैया,
और आप लोगों को ये भी पता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये किससे मिलकर बनी है, तो सेल से मिलकर बनी है। अब यदि ये सेल में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 है ना, बहुत चल रहा है मार्केट में ये कोविड-19, पूरा देश पूरा वर्ल्ड परेशान है इस वायरस से। तो देखो ये बाहर था वातावरण में, है ना, इंजेक्ट कहाँ हुआ, हमारे शरीर में। अब जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो तो इस बीमारी से लड़ लेगा, परंतु जिसका इम्यून सिस्टम खराब है वो क्या लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। यानी कि बाहर से ये जो वायरस है, ये वायरस हमारे बॉडी में क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया। ये वायरस कोविड-19 हमारी बॉडी में क्या हुआ, इंजेक्ट हो गया। अब बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो हमारी सेल के अंदर तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे इसमें अभी आगे चलकर पढ़ोगे न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स। तो इन सबको माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको क्या करेगा, डैमेज करेगा। और डैमेज करा तो हमारी सेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी भाई साहब। और सेल खराब हुई तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू खराब होंगे तो ऑर्गन्स खराब होंगे, ऑर्गन्स खराब होंगे तो ऑर्गन सिस्टम खराब होगा। और ऑर्गन सिस्टम यदि खराब हुआ तो उस दिन हम अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जैसे आपने सुना है कोविड-19 में अभी कोई भी नहीं बच पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आईएमपी है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं आप लोगों को स्टार लगा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस, पहले तो ये देखिए यहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे कि सर सेल मेम्ब्रेन है ये किस में पाई जा रही है, तो प्लांट सेल में, और सर एनिमल सेल में पाई जा रही है, दोनों में मिल रही है, ठीक है। आउटर को क्या बोला हमने, सेल वॉल बोला, और इनर को क्या बोला हमने, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की आउटर कौन सी होती है, तो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल की आउटर कौन सी होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सर इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, खोजा किसके द्वारा गया था, तो इसको खोजा गया था कार्ल नेंगर के द्वारा। सर इस सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ऐसा क्या करती है ये, तो सर ये प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल को, बाहर से कोई ख़राब चीज़ सेल के भीतर ना आ पाए, और अंदर से सेल के जो कंपोनेंट है ये बाहर ना जा पाए, ठीक है। चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ सेल के तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल का जो तीसरा पार्ट है ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। इसमें मैं आप लोगों को स्टार लगा देता हूँ। पहले तो आप लोगों को याद क्या करना है, देखें एक क्वेश्चन तो ये यहाँ से सीधा बन जाएगा आप लोगों का, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया। सेकंड क्वेश्चन ये वाला आप लोग याद करिएगा कि ये सर किस किस में पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सेल वॉल, और इनर कवरिंग को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला जो अब हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, थर्ड पार्ट कौन सा है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा न्यूक्लियस। थर्ड पार्ट को हमने कहा केंद्रक। वेरी वेरी मोस्ट IMP और TNT वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ से देखिए किस किस टाइप के, अब ये देखो सबसे पहले तो कि न्यूक्लियस होता कहाँ पर है सर सेल में, तो मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ एक छोटा सा। ये देखिए ये तो हो गया आपका सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर हम देखें तो ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, और सेंटर में होता है आपका क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। देखो ये क्या है आपकी
तो ये है आपकी सेल वॉल। ये क्या है आपकी, तो ये है सेल वॉल। सर ये कोशिका भित्ति है। सेकंड पे क्या है, तो ये है सर सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या है जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, सेल वॉल ये कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और लास्ट में क्या है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि यह हमारी सेल में सेंटर में होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सर इस न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, यानी कि इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, इसकी खोज किसने करी थी, न्यूक्लियस को किसके द्वारा खोजा गया था। तो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। आप लोग ये याद रखिएगा, नाम रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सेल में न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे, एकदम केंद्र में। ठीक है, तो केंद्रक की जो खोज थी ये किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है यहाँ से कि सर इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है। तो देखो, इस न्यूक्लियस में एक तो होता है डीएनए, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में, और एक होता है आरएनए। एक क्या है डीएनए, और एक दूसरी चीज कौन सी है, आरएनए। ठीक है, क्या होती है, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा है आप लोगों का आरएनए। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, तो बता देता हूँ मैं। देखिए, ये जो डीएनए और ये जो आरएनए हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, ये एसिड्स के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, एसिड के फॉर्म में होते हैं। और कहाँ पर हैं ये, तो सर ये न्यूक्लियस में है, इसलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो आपके दो क्वेश्चन है कि सर ये न्यूक्लियस के अंदर, पहले तो सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी। सेकंड आपका क्या बन गया क्वेश्चन यहाँ पे कि सर इस न्यूक्लियस में क्या होता है, तो सर इस न्यूक्लियस में एसिड होता है। क्या होता है, इस न्यूक्लियस में एसिड होता है, और ये एसिड किसके फॉर्म में होता है, ये जो डीएनए और आरएनए होते हैं किसके फॉर्म में होते हैं, तो सर ये एसिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कहाँ है ये, तो ये केंद्रक में, न्यूक्लियस में, इसलिए इस एसिड को बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। जैसे आप लोग डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म पढ़ोगे, तो डीएनए, और अभी आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे आगे, यही पढ़ना है हमें। डीएनए को जैसे बोला जाता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को बोला जाता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो आप उतार लीजिए। यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो क्या आता है, तो देखिए यहाँ से मेन क्वेश्चन ये आता है, ये जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है ये हमारी सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपको सीधा आंसर किसको देना है, न्यूक्लियस को देना। मतलब इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। यह कोशिका का
सबसे बड़ा भाग होता है, यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, ये मोस्ट IMP POR TNT वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया ये SSC में कि कोशिका का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। तो आप लोगों को आंसर देना है क्या, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, ये जो केंद्रक होता है ये हमारी सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। अब सर इस न्यूक्लियस के दो और नाम हैं, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल और इसी को बोला जाता है मैनेजर ऑफ सेल। इसके दो और नाम हैं, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल, BRAIN ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का दिमाग। जैसे हमारे शरीर में दिमाग है ऐसे सेल में भी होता है, तो वो क्या है, वो न्यूक्लियस होता है, कोशिका का भाग। ठीक है, आप लोगों को पता है हमारे शरीर में ब्रेन का काम क्या होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्रेन काम करता है उसी प्रकार सेल के अंदर ब्रेन का काम कौन करता है, तो वो करता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो आप लोग सोच सकते हैं ये न्यूक्लियस कितना महत्वपूर्ण है। और सेकंड इसको बोला जाता है मैनेजर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं हम, मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, मैनेजर। अब देखो इसको न्यूक्लियस को मैनेजर ऑफ सेल क्यों कहा, सेल का मैनेजर क्यों कहा, तो देखो यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ है ना, और मैनेजर का काम क्या होता है, तो आप लोगों को पता है हम किसी ऑफिस में हो तो मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट करने का काम। कैसे मैनेजमेंट करता है कि किसको हमको भर्ती करना है, किसका रिक्रूटमेंट लेना है, किसको हटाना है, पूरा ऑफिस का वर्क एक मैनेजर के हाथ में रहता है। उसी प्रकार हमारी जो सेल होती है, ये जो आपकी सेल है, इस सेल में जो मैनेजर का काम है, मैनेजमेंट का काम, कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, DNA कहाँ है, RNA कहाँ है, कितना साइटोप्लाज्म है, तो ये सब काम किसका रहता है, तो ये सब मेंटेन करने का काम, मैनेजिंग करने का काम किसका होता है, तो ये भी किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। इसलिए इसको मैनेजर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको आ सकते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और 3 क्वेश्चन कौन कौन से, एक इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, दूसरा ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है, ये न्यूक्लियस से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है उस नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, यानी कि इस RNA और DNA में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी, परंतु उस समय हमें समझ में नहीं आया, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं DNA और RNA में डिफरेंस। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो मैं यहाँ पर एक साइड तो लिख देता हूँ DNA और दूसरी साइड में लिख रहा हूँ RNA। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी नोट्स बनाइए। एक बार पढ़ोगे, विश्वास रखिए एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, बार बार कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, ना कोई सी भी बुक उठानी पड़ेगी। मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस लगाने के लिए एक ये पूरा हो जाए कंप्लीट बायोलॉजी, फिर मैं आप लोगों को एक बुक बताऊंगा जो मार्केट में इजीली 20 या 30 रुपए का मिल जाएगा आप लोगों को। एक बार पढ़ लीजिए और विश्वास के साथ आप उस बुक के ऑब्जेक्टिव को टिक करिएगा। मान के चलिए कि आपसे एक क्वेश्चन भी बायोलॉजी का बाहर नहीं जाएगा, बस आप नोट्स बनाना। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे नोट्स हमको ही पता रहते हैं कि हमने कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है।
तो एग्ज़ाम में हमको फिर ये जो किताबें हैं तो वो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। नहीं तो लूसेंट तो पता होगा आप लोगों को, कब से रखी है आप लोगों के पास, और उसमें से आप लोग पढ़ पढ़ के अभी तक डॉक्टर बन गए होंगे। ठीक है, तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इस सब्जेक्ट में हमको डॉक्टर नहीं बनना है, परंतु हाँ इतना ज़रूर कर लेना है कि हमारा पेपर ज़रूर निकल जाए। ठीक है, तो चलिए आइए डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए हम लोगों को। तो डीएनए को बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, वहीं आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे थके आ रहे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सीधे ही पूछ लेते हैं, वो बच्चों से वही नहीं बनते है ना। जैसे आप लोगों ने AIDS एड्स के बारे में पढ़ा होगा, आगे हम पढ़ेंगे जब डिसीज पढ़ेंगे, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे ये डिसीज आती है, ये सब आगे चलकर हम पढ़ेंगे है ना। तो फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अब इसकी हिंदी नहीं होती है ना भैया ये, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखी थी भाई साहब जिसने भी लिखी है ना। जो बायोलॉजी है वो अरिस्टोटल या अरस्तु ने सब, ये जो वर्ड है ये आप लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर डीएनए का मॉडल किसने दिया था? इसका जो मॉडल है ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो देखो डीएनए का जो मॉडल है ये दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो ये दोनों के नाम याद रखिएगा आप लोग, एक थे वॉटसन और दूसरे थे क्रिक। ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। और ये जो आरएनए है, इस आरएनए को डिस्कवर किसने करा था, खोज किसने करी थी आरएनए की? ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। इसकी खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा आरएनए की खोज की गई थी। देखिए अब इसका जो मॉडल है ये किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। अब इन्होंने मॉडल में क्या बताया? तो इसका स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डबल हेलिक्स के फॉर्म में। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, यानी कि द्विकुंडलिक संरचना होती है, द्विकुंडलिक संरचना। ठीक है, ऐसी यस, एक हेलिक्स सिंगल और ये डबल। ठीक है, तो इस टाइप का इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। जबकि आरएनए का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंगल हेलिक्स के फॉर्म में। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स, मतलब एक कुंडलिक, एक कुंडलिक संरचना। ठीक है, ये इस फॉर्म में। यहाँ डीएनए में देख रहे हो डबल हेलिक्स है और यहाँ आरएनए में देख रहे हो सिंगल हेलिक्स है। तो ये सेल में किसने बताया था? तो ये फ्रेडरिक मिशर ने बताया था। और यहाँ पर मॉडल किसने दिया था डबल हेलिक्स का? तो डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो डीएनए है
ये जो डीएनए है ये सर कहाँ पाया जाता है, सेल में कहाँ पर रहता है? तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, याद कीजिए। डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए रहता है न्यूक्लियस में, है ना? कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, यानी कि केंद्रक में। ठीक है। और साथ साथ में ये पाया जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे पढ़ेंगे इसको अपन बहुत अच्छे से। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना? तो ये जो डीएनए है ये कहाँ कहाँ रहता है? तो एक तो न्यूक्लियस में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है। आरएनए कहाँ होता है? तो ये जो आरएनए है ये पाया जाता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। आरएनए कहाँ होता है? तो आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। देखो साइटोप्लाज्म में ये जो साइटो वर्ड है, साइटो टर्म है, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है। यानी कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य। ठीक है। अब ये सर कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? तो देखिए, ये आपका हो गया सेल वॉल, ये आपका हो गया सेल वॉल। फिर इसके अंदर हम बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या था? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, दो हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका डीएनए, और दूसरा है आपका आरएनए, है ना? ठीक है। ये एक है आपका डीएनए, और दूसरा है आरएनए। ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये आपका सेल वॉल, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है। तो देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो सेल वॉल है, यहाँ पर क्या होता है? एक लिक्विड होता है। ठीक है। द्रवित पदार्थ होता है, प्लाज्मा होता है। इस लिक्विड को ही क्या बोला जाता है? इसको ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है क्या? आरएनए, और न्यूक्लियस। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब यहाँ केंद्र में। और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का एक पार्ट होता है ना? तो ये एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा न्यूक्लियस में। ठीक है। तो डीएनए दो जगह पाया जाता है, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? यदि हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखा रहता है ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ऐसे ही आगे भी चलता रहता है ये, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। तो यहाँ पर जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको दिख रहा है ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना? यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जबकि आप आरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स में होता है, कुछ इस प्रकार से धागे नुमा संरचना होती है डीएनए और आरएनए की। और यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा रहता है ए डबल बॉन्ड यू सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड यू सी ट्रिपल बॉन्ड जी। तो यहाँ पर डीएनए में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि जो डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ए टी सी जी, ये क्या है? तो ये ए टी सी जी क्या है? ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होती है, नाइट्रोजन युक्त क्षार। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या है? एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और 4 क्या होते हैं? तो 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, एक ए टी सी और जी। आपको इसके फुल फॉर्म आने चाहिए, ए को क्या कहा जाता है, टी को, इसी प्रकार सी को और जी को। तो यहाँ पर ए मीन्स होता है एडिनोसिन, ए को क्या बोला जाता है? एडिनोसिन, एडिनोसिन। मैं टी फॉर, तो टी को बोला जाता है थाइमिन। जो सी होता है उसको बोला जाता है साइटोसिन, साइटोसिन। और जो जी है इसको बोला जाता है ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कितने नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में 4 नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, ए टी सी जी। ए मीन्स एडिनोसिन, टी थाइमिन, सी साइटोसिन और जी ग्वानिन। अब यदि हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा ये यू, बाकी तो सब सेम है। सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी सी ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर आप देखोगे तो ए डबल बॉन्ड यू के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर जो डीएनए में टी था यानी कि थाइमिन था, ये आरएनए में रिप्लेस हो जाता है किससे? यू से। और इस यू को क्या बोला जाता है? इस यू को बोला जाता है यूरेसिल। इसको क्या बोलते हैं? यूरेसिल। ठीक है, तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आप लोग इस पे स्टार लगा लेना, ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि आरएनए के स्ट्रक्चर में एडिनोसिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? तो क्या जुड़ा रहता है? यूरेसिल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके डिफरेंस को। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है इसको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए है, इस डीएनए को क्या बोला जाता है? इस डीएनए को बोला जाता है इट इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल रहे हैं इसको? अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। यानी कि ये जो डीएनए है इसको हमने बोला इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। अब यहाँ पर आप देखोगे अनुवांशिक लिखा हुआ है, तो अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो ये जो डीएनए है इसको हमने क्या कहा? जेनेटिक मटेरियल। जैसे आप देखोगे
ये हमारा सेल वॉल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर देखोगे आप तो यहाँ पर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक तो डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए के ऊपर लगे रहते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। और ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इस डीएनए के स्ट्रक्चर पर, डीएनए के ऊपर क्या लगे रहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि गुणसूत्र, ठीक है। और इन गुणसूत्र के ऊपर लगा होता है आपके जीन, इन गुणसूत्र के ऊपर क्या लगे होते हैं आपके, जीन, ठीक है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें हमने डीएनए को बोला कि ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिकी पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर में डीएनए के ऊपर क्या लगे रहते हैं, तो डीएनए के ऊपर लगा रहता है आपका क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये गुणसूत्र क्या डिसाइड करते हैं कि आने वाला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या तो बेबी बॉय हो सकता है या तो बेबी गर्ल होगी, ठीक है। तो ये डिसाइड क्या करते हैं, गुणसूत्र डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं। वहीं ये जो जीन है ये क्या डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है कि जो भी बॉय या गर्ल पैदा हुआ है इसमें जो कैरेक्टर जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मदर और फादर के जो कैरेक्टर होते हैं ये बच्चों में आ जाते हैं, जैसे हाइट, या फिर आप लोगों ने कलर, जैसे सुना होगा वो गोरा है, ये काला है। तो ये जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, हाइट हुआ, कलर हुआ, ये ट्रांसफ़र करते हैं अपने दादा से अपने फादर में, फादर से फिर हमारे अंदर आए। तो क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये डिसाइड कर रहे हैं कि होने वाला बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। वहीं ये जो जीन है ये डिसाइड कर रहे हैं क्या, ट्रांसफ़र करते हैं हेयर कलर या फिर आपकी नोज, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये डीएनए के ऊपर लगे रहते हैं, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए के ऊपर क्या है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगे हुए, जिन, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हमने क्या कहा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अनुवांशिकी पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। अब आरएनए को देखें हम, तो आरएनए, देखो आरएनए का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन मेकिंग का। आरएनए का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन मेकिंग। प्रोटीन मेकिंग मतलब ये प्रोटीन बनाता है, आरएनए का मेन काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाता है, साथ में उसको सिंथेसाइज करता है, यानी कि उसको एक्टिव करता है। जैसे आप लोग समझिए कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस ह्यूमन बॉडी को 22 प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमारे शरीर को 22 प्रकार के जो प्रोटीन है इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है, जिनमें से 12 प्रकार के जो प्रोटीन हैं, ये 12 प्रकार के जो प्रोटीन हैं ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, यानी हमारा शरीर खुद बना लेता है। बचे कितने, 10। तो ये 10 प्रकार के जो प्रोटीन है ये कहाँ से आते हैं, तो ये हम लेते हैं डाइट से, यानी हम खाना खाते हैं, ठीक है, डाइट, जो भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने से हमको 10 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी को टोटल 22 प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, 22 प्रकार के प्रोटीन चाहिए रहते हैं। उनमें से ये जो 12 प्रकार के प्रोटीन हैं ये तो हमारा शरीर बनाता है, जबकि 10 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ये कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। जैसे आप लोगों ने गाजर खा ली तो आपको केराटिन प्रोटीन मिल गया, कैरोटीन प्रोटीन मिल गया। अंडा खा लिया आप लोगों ने तो एल्बुमिन प्रोटीन मिल गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा बालों के लिए केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग बालों के लिए बार बार तो केराटिन नहीं खाते हैं ना, तो ये केराटिन क्या, ये हमारा शरीर बना रहा है। ऐसे 12 प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो कि क्या करता है, हमारा शरीर बनाता है,
ठीक है, शरीर बना रहा है मतलब हमारा जो शरीर है किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना है। और सेल के अंदर ही क्या होता है, तो सेल के अंदर ही क्या है हमारा आरएनए। तो आरएनए का मेन काम क्या होता है, आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन मेकिंग का, यानी प्रोटीन बनाना। तो कितने टाइप के बनाए, तो 12 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं ये कौन बनाता है, तो हमारा शरीर बनाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा अंग होता है, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, यदि हम ऑर्गन बोलें, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी स्किन। और स्किन में आप लोगों ने सुना होगा कौन सा प्रोटीन होता है, तो इसमें होता है कोलाइजिन प्रोटीन। कोलाइजिन प्रोटीन, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा किस प्रोटीन की मात्रा होती है, तो वो प्रोटीन कौन सा है, कोलाइजिन प्रोटीन। और ये कहाँ पर होता है, हमारी स्किन में होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में है ना। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो वो हमारी स्किन है। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा होगा, कोलाइजिन प्रोटीन। इसकी यदि मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा जो शरीर है, स्किन है, वो काली हो जाती है। क्योंकि हम जब धूप में रहते हैं तो सनलाइट के कारण क्या होता है, हमारी जो स्किन है, इस स्किन में जो कोलाइजिन प्रोटीन होता है ये एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है तो हम काले हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आरएनए है, ये आरएनए कितने टाइप का होता है, तो देखिए ये जो आरएनए है ये होता है 3 प्रकार का। आरएनए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, है ना। 3 प्रकार का आरएनए होता है। कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग याद रखना। एक होता है mRNA, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, और एक होता है tRNA। ठीक है, mRNA को क्या कहा जाता है, तो mRNA को बोला जाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। rRNA तो आपको बस इसी को याद रखना है, ये मेन आरएनए होता है, मेन आरएनए। और साथ ही साथ में इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मेन आरएनए, और इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए। ठीक है, और तीसरा है टीआरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आरएनए कितने टाइप के हो गए, आरएनए 3 टाइप के हो गए। एक हुआ आपका mRNA, mRNA, दूसरा है आपका rRNA, और तीसरा है tRNA। अब mRNA को हमने कहा मैसेंजर आरएनए, यानी ये संदेशवाहक है। rRNA इसको हमने मेन आरएनए कहा, और तीसरा है tRNA यानी इसको ट्रांसफर आरएनए कहा। अब इसका काम देखिए आप लोग, mRNA का काम होता है मैसेंजर आरएनए बोल रहे हैं, यानी मैसेज लाने का। जैसे हमारी बॉडी में पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। अब यदि सेल के किसी ऑर्गन को, सेल के किसी ऑर्गन को या अंग को यदि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई, सेल के किसी भी ऑर्गन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैसेज लेके कौन आएगा, तो मैसेज लेके आएगा mRNA। ठीक है, rRNA का काम क्या होगा, rRNA को बोला जाता है मेन आरएनए। क्या बोल रहे हैं हम, मेन आरएनए। साथ ही साथ में इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए। तो इस rRNA का काम क्या होता है, जितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिसीव करता है, और उतना ही प्रोटीन क्या करता है, वो बनाता हैगा। तो rRNA क्या करता है, रिसीव करके उतना प्रोटीन बना लेता है। और tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, tRNA क्या करता है, उतना प्रोटीन उस ऑर्गन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है,
तो ये डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।